की फसलें हैं। बेकल उत्साही का मिसरा है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। इसी दिल्ली ने ऐसे बहुत किराएदार देखे, इसी लाल किले ने ऐसे बहुत किराएदार देखे, इसी लाल किले ने वो देखा है दिन कि जिन मुगलों की आन को कोई चुनौती नहीं दे पाता था, उन्हीं के तख्ते ताउस पे दरबार में नाचने वालों ने खड़े होकर डांस किया मोहम्मद शाह रंगीले के पतन के समय। इसी दिल्ली ने वो जलवा देखा है कि जिनका यूनियन जैक सूरज के अलावा रात नहीं देख पाता था, भारत में ढलता था तो ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हो जाता था। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उन्हीं अंग्रेजों के वायसराय के कपड़े दिल्ली के बैंड बाजे वाले पहनते हैं आजकल। तो किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कला, संस्कृति, साहित्य या भाषा को अपने हिसाब से नियमित कर लेगा। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है कि इस समय हमला पेड़ पर नहीं है, इस बार हमला बीज पर है। ये बीज को नष्ट करने का प्रयास है। मेरे पिताजी 10वीं क्लास तक अंग्रेजी पढ़े, उसके बाद 12वीं में अंग्रेजी कंपलसरी होती नहीं थी बोर्ड में, फिर वो प्रोफेसर हो गए हिंदी के। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो एक पेज अंग्रेजी में वो लिख पाते हैं वो मैं नहीं लिख पाता। जबकि मैंने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी टॉप की, ऑनर्स किया। आज नई जनरेशन के किसी बच्चे को, किसी लड़के लड़की को बुलाकर पूछो एक पेज हिंदी में लिख दो, वो हिंदी ठीक से नहीं लिख पाता। उससे को एक पेज अंग्रेजी में लिख दो, वो अंग्रेजी ठीक से नहीं लिख पाता। उससे को एक पेज गुरुमुखी में लिख दो, पंजाबी में लिख दो, पंजाबी ठीक से नहीं लिख पा रहा। फिर ये हो कौन ना है? मैं तो आई वॉज तो देयर एंड शी वॉज तो नॉट कम। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सा संस्कार है? और इसकी पूरी कोशिश है कि एक पूरी 1-1.5 लाख लोगों की जमात है ये इस देश में। ये सो कॉल्ड एलीट की एक जमात है जो 5 स्टार की लॉबी में बैठते हैं। मुझे माफ करिएगा, ये भी उनका एक सेंटर है जहां मैं खड़ा हूं। ये भी एक बड़ा सेंटर है। उनकी एक अलग सी सोच है दुनिया को लेकर, और वो दुनिया को अपनी जैसी बनाना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि हिंदुस्तान में वैविध्य ही इसकी खूबसूरती है। और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं शायद एक बात कहूं तो इसे नोट करेंगे और शायद स्वीकार भी करेंगे। इस देश में कुछ लोग एकता नहीं चाहते, वो एक रूपता चाहते हैं। वो यूनिटी नहीं चाहते, वो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। वो चाहते थे मैंने जो कपड़ा पहन रखा है आप भी ऐसा ही पहने तो आप देशभक्त हैं, और आपने अलग पहना तो मैं आपको गद्दार कह दूंगा। दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश का सौंदर्य ही इसमें है। भारत माता की चुनरी में इतने अलग अलग रंग हैं कि उसी से उसकी ओढ़नी सतरंगी बनती है, तो पूरी दुनिया देखती है कि क्या चमकदार ओढ़नी पहनती है भारत माता, इसीलिए उसकी खूबसूरती है। तो हिंदी, उर्दू और पंजाबी, इन तीनों जबानों में माँ और मौसी का रिश्ता है। मैं तो जब भी कभी उर्दू के मुशायरे में जाता हूँ, शारजाह जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, तो मैं सदा ये लाइनें सुनाता हूँ उर्दू के मुशायरों में कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। और मैं इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ नुसरत फतेह अली खान साहब को, पटियाला घराने के एक सिंगर को, जो फैसलाबाद में जाके बस गया तकसीम के बाद, कि मुस्तक शिव बटालवी को लाने वाले, मुस्तक बुल्ले शाह को लाने वाले, मुस्तक बाबा वारिस शाह को लाने वाले वही थे। मैंने उन्हीं के कंठ से पहली बार पंजाबी सुनी और मुझे वो इतनी मधुर लगी कि मुझे लगा कि ये भाषा सीखनी चाहिए, इसके अन्य कवियों को पढ़ना चाहिए। मैं नुसरत फतेह अली खान से पातर साहब तक पहुंचा। पातर साहब ने मुझे पहले दिन नहीं पकड़ा, तो मैं बाहर से वहां तक आया। तो ये जो सीमाएं हैं जो रावी के दोनों किनारे खींची गई हैं, ये उन लोगों ने खींची हैं जो रूह नहीं समझते थे, जो आत्मा नहीं समझते थे। मैं अभी एक कवि सम्मेलन में था तो किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी लंबी कविता पढ़ी, तो हमारे एक हास्य के कवि ने कहा कि यार ये पाकिस्तान नहीं होता तो अपन देशभक्त भी होते कि नहीं होते। लेकिन पलटकर जो मैंने बात की, इस पे शायद ज्यादा तालियां बजे। उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं होता तो अपन देशभक्त भी होते कि नहीं होते। मैंने कहा हम सच्चे देशभक्त होते तो पाकिस्तान होता ही नहीं। हमने मिल बांट कर फैसला कर लिया होता, हमने कह लिया होता कि आप हुकूमत कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उन बात पर मेरा नाम लिखा जाएगा
कि मैंने कविता अच्छी लिखी या खराब लिखी। और मैं इसीलिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से कहता हूं, राजनीति आप मेरे साथ कुछ भी करो, हो सकता है आप मेरा कैरियर तबाह कर दो, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि 200 साल बाद तुम्हारे पड़पोते का पड़पोता भी एयर टैक्सी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा तो कोई दीवाना कहता है गाएगा। मेरी कविता जिंदा रहेगी, वो मुझे जिंदा रहेगी। इसलिए साहित्य का बीज, कविता का बीज इसलिए जरूरी है। इन अनपढ़ों और कुपढ़ों के संघर्ष में मत पड़िए। हर बात पर मैं टिप्पणी करता हूं, लेकिन मैंने सहिष्णुता के मुद्दे पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया। कभी मैं जानता था कि इस पर क्या टिप्पणी करनी। ये 5 लोग जो हल्ला मचा रहे हैं शाहरुख खान का फोटो लेकर, ये हिंदुस्तान नहीं है। और जो शाहरुख खान आमिर खान कह रहे हैं, वो दोनों भी हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो 125 करोड़ लोगों की जमात का नाम है। हिंदुस्तान कोई देश थोड़ी है, एक बड़ा विचार है, सांस्कृतिक विचार है, जहां अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग बसते हैं। तो आप सबने आज ये पहल की है, इसके लिए हमारी भाषाओं की ओर से आप सबको साधुवाद। और मैं आशा करता हूं कि इस परिसर में, इस एमपी थिएटर में, इस जगह पर ये थोड़ा और बीज बढ़ेगा। एक आखिरी बात कह के मैं आपसे विदा लेता हूं। हिंदी और उर्दू में और पंजाबी में भी खास तौर पर भाषाओं में, सारी भारतीय भाषाओं में एक बड़ा मिथ है कि जब तक आप दरिद्र नहीं है तब तक आप प्रतिभाशाली नहीं है। मैं कई कवियों और साहित्यकारों को ऐसा जानता हूं जिनकी मुझसे घृणा का एकमात्र कारण यह है कि मैं लाखों रुपए क्यों लेता हूं, या मैं बड़ी गाड़ियां क्यों रखता हूं, या मैं डिजाइनर कपड़े क्यों पहनता हूं। यह हमारे यहां मिथ बन गया कि पहले निराला को मरने दीजिए, फिर निराला पर शोध करेंगे। पहले शिव बटालवी को लिवर सिरोसिस से मर जाने दीजिए, फिर शिव बटालवी पर एक बड़ा चेयर खोल लेंगे, उसकी अध्यक्षता कराएंगे, कैबिनेट का रैंक दे देंगे, लाल बत्ती दे देंगे। ये बड़ा खराब बात है। कला में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप गरीबी में रहें। कला में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जीवन जीने के वास्तविक जो आपके उद्देश्य हैं। रास्तिकता तो बहुत छोटी सी चीज है, रास्तिकता तो बड़ी जरा सी चीज है, सामान्य चीज है। इसीलिए बड़ा मशहूर एक किस्सा है चचा गालिब का कि दिल्ली में एक मुशायरा हुआ, बहादुर शाह जफर साहब ने मुशायरा कराया, तो उसमें गालिब को भी निमंत्रण गया। और फकीराना तबीयत के गालिब उठे और सामने ही थे, बल्ली मारान से उठे और पहुंच गए लाल किले। जैसी ड्रेस थी उसे देखकर दरबार ने रोक दिया। उन दिनों टीवी तो था नहीं कि इतना दिखा देते, आजकल तो हुई बेहुई दोनों को दिखा देते हैं, लगातार दिखाते रहते हैं गोला बना के, ये है वो आदमी, ये है वो आदमी। हो सकता है आज की रिकॉर्डिंग भी इसीलिए चल रही हो, मेरे मुंह से कुछ निकले और शाम को दिखाया जाए। अच्छी बात थोड़ी दिखाई जाएगी, ये दिखाई जाएगी। उस समय टीवी था नहीं, तो गालिब को कोई पहचानता नहीं था। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे? बोले वो मुशायरा है, मेरा नाम असदुल्ला खां गालिब है। उसने कहा बहुत गालिब आते हैं, यहाँ से चल निकल। गालिब घर चले गए और सुनते हैं कि बहादुर शाह जफर ने उन्हें जो बहुत खूबसूरत अंगरखा कभी गिफ्ट किया था, उसे पहन के दोबारा लौटे। फिर लोगों ने कॉर्निश बजाई, पालकी लेके आए। बोले कौन आया कौन आया? बोले असदुल्ला खां गालिब। बोले रास्ता दो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्रोटोकॉल के साथ अंदर गए। मुशायरा शुरू होने पहले खाने पीने का जब सफर शुरू हुआ तो गालिब के सामने जो शराब पेश की गई और चीजें पेश की गई, गालिब ने वो अंगरखे की जेब में डालनी शुरू कर दी, खजूरों को रगड़ना शुरू कर दिया। तो बादशाह समझ गए। बादशाह ने पूछा कि मिर्जा ये क्या कर रहा है, क्या हो गया? बोले हुजूर यहाँ गालिब नहीं आया, यहाँ अंगरखा आया है। गालिब तो पहले आया तो उसे बाहर रोक दिया गया था, आज ये अंगरखा आया। तो एक अनुरोध मैं महफिल गंगो जमन से ये भी करूंगा, नवनीत जी हमारी बड़ी बहन है, उनसे भी करूंगा, आप सबसे भी करूंगा, अगली बार से ये कार्यक्रम इस सेंटर से बाहर निकले, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में, ये जेएनयू के बाहर हो जाए, ये दिल्ली हाट में हो जाए, जहाँ चलते फिरते 2000 लड़के लड़कियां इकट्ठे हो जाए, जो सुने कि हमारी शायरी में, हमारी कविता में जिस शिव बटालवी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जा रहा है वो कौन है, जो जाने कि जिस मजाज के नाम पर ये पुरस्कार दिया जा रहा है वो मजाज कौन है, वो जाने कि हिंदी में जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा है वो कौन है। समय के आते जाते काल खंड में, क्रम में मैं और आप बहुत छोटी चीजें हैं। आप में से किसी को हो तो मुझे लगता नहीं, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। जब भी मैं मंच से नीचे उतरता हूँ, चाहे अमेरिका में हूँ, चाहे गूगल हेडक्वार्टर में हूँ, चाहे स्टैनफोर्ड में हूँ, और मुझसे कोई चकाचौंध हुआ लड़का लड़की अगर ये कह देता है कि आप बहुत महान कवि हैं, तो दो बातें मैं समझ जाता हूँ कि या तो इसे कविता नहीं पता या ये हमें मूर्ख समझ रहा है। क्योंकि इतने दिन मैंने विश्वविद्यालय पढ़ाया, 19 वर्ष, कबीर पढ़ाया, गालिब पढ़ाया, मीरा पढ़ाई, कम्युनिकेशन पढ़ाया। रोज क्लास पढ़ाते समय मैं रोज ऐसे पहाड़ के नीचे से निकला जिसमें मेरे छोटे ऊंट होने का आभास मुझे रोज हुआ। अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं, अगर आपने ज्यादा पढ़ा है,
तो आप अच्छा लगातार लिखेंगे। जब मैं 9वीं क्लास में था तब मैंने पहली बार कोर्स में दोहा पढ़ा, प्रेम गलियति सांकरी या में दो न समाए। तो मुझे लगा कि कबीर के आसपास गली पतली होगी, इसमें अकेला ही जा पाया होगा, ये कुछ ऐसा हो गया होगा, बनारस में वैसे भी छोटी छोटी है। लेकिन फिर मैं बीए की पहली साल में आ गया, जिससे इश्क हुआ वो पहली बार देखी, तो मैंने देखा कि जब वो दिखती है तो सामने से आती जाती बस दिखनी बंद हो जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिल दिखने बंद हो जाते हैं, और तो और पिताजी आ रहे हैं वही बंद हो जाते हैं दिखने के लिए कि छत पर पिताजी आ गए। तो फिर मुझे समझ में आया कि प्रेम गलियति सांकरी या में दो न समाए। मैं और बड़ा हुआ, शादी हुई, मेरी बेटी हुई, तो मैं कई बार उसे खिलाते हुए देखता था कि मेरी क्लास का टाइम छूट गया, या मैं खाना नहीं खा पाया, या मैं उससे बात करता रह गया जबकि उसकी भाषा मेरी समझ में नहीं आती वो क्या बोल रही थी। तब मुझे लगा कि प्रेम गलियति सांकरी या में दो न समाए। मैं आंदोलन में आया। एक समय ऐसा आया कि मेरी नौकरी जा रही थी, मेरे ऊपर मुकदमे थे, इनकम टैक्स का छापा था, चरित्र हत्या के प्रयास थे, फर्जी केस तैयार किए गए, लड़कियां खड़ी कर दी गई। तब मुझे लगा मैं वापस मुड़ जाऊं या खड़ा रहूं। तब मुझे दोबारा कबीर समझ में आया कि प्रेम गलियति सांकरी या में दो न समाए, एक साथ ही रहना है। तो ये कबीर की ताकत है, ये फकीरों की ताकत है कि उन्हें आज सुनिए और वो उम्र के हर पड़ाव पर आपको नए नए तरीके से आपको परिभाषित करते चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस महनीय महफिल में, जहां स्वयं जो लोग सामने बैठे हैं यही इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इन्हें सुनना चाहिए, इनके विचार भी काफी प्रासंगिक हैं। मैं महफिल गंगा जमन का, तवलीन जी आपका सबका बहुत आभारी हूं कि आपने अवसर दिया, और मैं आशा करता हूं कि नए हथियार जो इस लड़ाई के हैं उनका आप जरूर इस्तेमाल करें। बुद्ध इसीलिए जीते थे, सनातन धर्म की व्याख्याओं में कहीं कोई कमी नहीं थी, आद्य शंकराचार्य ने कोई नई व्याख्या नहीं दी थी, पुरानी व्याख्याओं को ही पुनर्परिभाषित किया था। लेकिन बुद्ध इसलिए जीते कि बुद्ध से पहले हमारा धर्म संस्कृत में बना हुआ था। बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाली प्राकृत अपभ्रंश में उसे परिवर्तित किया, और बुद्ध के आगे कबीर इसीलिए जीते क्योंकि जानते तो बुद्ध भी हैं कि नदी समुद्र को पी गई, जानते तो बुद्ध भी हैं कि मछली सागर को पी गई, मछली चढ़ गई पेड़ पे। लेकिन बुद्ध राजघराने से आए, राजकुमार रहे हैं, तो कहते में डर लगता है कि ऐसे कैसे, मुझे 5 स्टार होटल में कांटे छुरी से खाने में कई बार लगता है ना, इधर वाला पकड़ना है कि इधर वाला पकड़ना है, नए नए लोगों को। ऐसे बुद्ध को डर लगता है कि लोग मजाक तो नहीं उड़ा देंगे। लेकिन कबीर तो फक्कड़ है, उसकी तो वल्दियत के बारे में उसे नहीं पता, आराम से मजे से घूम रहा है, इसलिए वो डंके की चोट पर कहता है, कायरी नल्ली तू कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि हमारे जितने ऐसे कवि थे वो अब से पहले मर गए, वरना अब तक तो कई सेनाएं उनके खिलाफ आंदोलन कर देती। अकबर इलाहाबादी लखनऊ में, इलाहाबाद में हाई कोर्ट के जज थे। इस महफिल में एक आध वकील बैठा हो तो मुझे माफ करना, मेरा कोर्ट नहीं है, अकबर इलाहाबादी का, वरना पता चला कल फिर नोटिस भेज दो मेरे नाम को, पहले ही बहुत हो रहे हैं। उनका एक शेर है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, इससे बड़ी मजाक उड़ा सकता है कोई? पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, हमारे घर में भी लड़का पैदा हो गया। ये मजाक की हिम्मत कोई कर सकता है? हमारा सबसे बड़ा कवि सूर भक्ति काल का, वो तो कृष्ण को गालियां बकता है, बताइए। आज इनकी आस्थाएं आहत हो जाती हैं। एक कोई श्रीमती भावना है, वो चुनाव से पहले बहुत आहत होती है। जब भी कभी चुनाव आते हैं, मेरी पुरानी कविताओं से वो भावनाएं जो आहत हो जाती हैं, फिर चुनाव बीत जाता, फिर सो जाती है, पता नहीं कहां। सूर ने तो कृष्ण के साथ मजाक की, गाली गुफ्तार की। सूर का एक पद है, खेलन में को काखो गुसैया, खेल में कौन किसका मालिक। और कृष्ण से कहते हैं सूर, जात पात तुमसे कम नाही, ना तो तेरे से जाति कम, मैं ब्राह्मण तू अहीर यादव, बराबर की जातियां हैं। जाति पात तुमसे कम नाही, ना इन बसत तुम्हारी छैया, ना तेरे पिताजी की कॉलोनी में कटे हुए प्लॉट पे मकान बनाया हमने। अति अधिकार जनावत या थे, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया, 4 गाय तेरे पिताजी ने फालतू खरीद लिया इसलिए गुंडे दिखा रहा है। ये सूर कह रहे हैं, किससे? कृष्ण से कह रहे हैं। अभी तक तो भैया आंदोलन हो जाता, जैसे राम सेना है ऐसे कृष्ण सेना आ जाती, यादव सेना आ जाती कि कृष्ण सूर ने बेइज्जती की, इनको जेल में भेजिएगा, इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाई है। तो हम उस जगह पर आए हैं, और जो यहाँ इस्लाम परस्त लोग बैठे हैं, आप भी एक शेर सुन लीजिएगा, पैगंबर से बड़ा तो कोई नहीं। उर्दू में शेर सुनिएगा, कहते हैं ईश्वर जो है वो कोहेतूर पर बैठा हुआ, वो रोशनी के पहाड़ पर बैठा हुआ, और वो इतनी दैदीप्यमान रोशनी है कि उसे आम आदमी देख नहीं सकता। एक बहुत बड़े पैगंबर हुए हजरत मूसा,
लेकिन भक्त का अहंकार देखिए। एक शेर में भक्त हजरत मूसा से कहता है कि हमें भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा। मजेदार शेर है, आपको अच्छा लगे तो बताना अपनी तालियों से। हमें भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा, तुम्हें कश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। भक्त कह रहा है कि तुम बेहोश हो सकते हो, हम तो नहीं हो सकते। क्यों? इसका मतलब भक्त भगवान से बड़ा है। और आज इनको देखो, जरा जरा सी बात पे इनकी भावनाएं हाथ हो जाती है, ये हो गया वो हो गया। तो ये हमारी भारत की सहिष्णुता, जो आंतरिक सहिष्णुता है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि ये गंगा जमनी अदब होता रहे। ये छोटी सी महफिल जिसमें 300-400 लोग हैं, इस महफिल के 2 घंटे उन 750 लोगों की महफिल से ज्यादा बड़ी है जो हल्ला मचाते रहते हैं, पिछले 5 दिन से चला नहीं पा रहे संसद को, उनसे ज्यादा महत्व है। क्योंकि पार्लियामेंट आती जाती रहेगी, लेकिन ये चीज जो है ये आने वाले कल का मुस्तकबिल बनाएगी, उसका भविष्य बनाएगी, उसकी आधारशिला रखेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने स्नेह से और इतने आदर के साथ इन विचारों को सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आए हैं तो एक बार आग्रह आपसे सभी की तरफ से, कोई दीवाना कहता है कि हाँ, मैं करता सुना देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि जिस तरह किसी भी घर के फंक्शन में ढोल की एक ही भूमिका होती है,